तो हर तरीके के तबकों के सपने हमने लिए हैं, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि हम इनके अंदर डिग्निटी के साथ और इज्जत के साथ हम घुसें और समझें कि क्या हो रहा है। बार बार ये नीचे खाई में गिरने के सपने हम लोगों को बताए गए बाकायदा कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं खाई में गिर रहा हूं, जो कि हमने लाल बिहारी के साथ यूज किया है। वक्त पूछने की खास बातचीत में स्वागत है आपका मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद ये फिल्म बनाने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मैम, ये जब फिल्म देख रहे हैं हम और लगातार लोग अलग अलग लोग देख रहे हैं, तो उसमें जो सबसे पहले रिमार्केबल बात लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है कि ये फिल्म मूलतः वर्किंग क्लास के बारे में है, मजदूरों की जिंदगियों के बारे में है। आज जब लगभग मजदूर वर्ग को इनविजुलाइज कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है कल्चर से, पब्लिक स्पेस से, ये कैसे दिमाग में आया कि मजदूरों की जिंदगी, उनके सपने, उनकी आकांक्षाओं को लेकर कोई फिल्म बनाया जा सकता है? मुझे लगता है कि इसमें यही चीज जो आपने कही कि एक पूरा तबका बिल्कुल ओझल हो गया है, और हम अगर उनको दिखाते भी हैं तो कमर्शियल सिनेमा भी या तो फिर कोई बिचारगी की तरह से दिखाते हैं। हम उन कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअली किस तरीके के विचार हैं, क्या गुजर रहा है, आप जब गांव छोड़ते हैं तो आपके ऊपर क्या बीतता है। ये आपके अंदर जो भी बिंब होते हैं उन्हीं के जरिए आप बहुत अच्छी तरह से किसी किसी के अंदर भी घुस सकते हैं। मगर हम लोग ने हमेशा एक मध्यम वर्ग को चुना है घुसने के लिए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो आदमी जो लोड कर रहा है या जो सड़क पे भीख भी मांग रहा है, क्योंकि इसमें मजदूर वर्ग भी है मगर आम लोग जो सड़क पे रहते हैं उनके लिए भी है, हॉकर्स भी हैं, वेंडर्स भी हैं। तो हर तरीके के तबकों के सपने हमने लिए हैं, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि हम इनके अंदर डिग्निटी के साथ और इज्जत के साथ हम घुसें और समझें कि क्या हो रहा है। और मुझे लग रहा था कि ये चीज किसी भी तरीके के मीडियम से बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं जब मैं थिएटर में हूं, मगर मुझे लगा इसका सिर्फ फिल्म इसको जस्टिफाई कर सकती है। ये आपकी पहली फीचर फिल्म है? जी, ये मेरी पहली पहली फिल्म है। मैं नाटक करती हूँ ज्यादातर, उसमें भी सामाजिक इश्यूज पे करती हूँ, मगर ये पहली बार है कि सिनेमा में मैं पहुंची हूँ। मैम, इसका फॉर्मेट है जो बहुत फंतासी जैसा है, फैंटेसी, मैजिक रियलिज्म, सपनों के बीच आवाजाही, और अचानक उसका एक दिल्ली छः जो पुरानी दिल्ली की गलियां हैं उससे निकल के एक हम जैसे मार्केज के उपन्यास में पढ़ते हैं जिसमें एक फॉर्मेट यूज किया जाता है, मैजिक रियलिज्म, जिसको हम हिंदी में जादुई यथार्थवाद बोलते हैं। ये बहुत सायास चयन है आपका इस फॉर्मेट को लेके, और इसके प्रयोग के पीछे क्या कारण है? क्या हुआ कि जब हम लोग हमारे कुछ कलीग्स थे, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चनेयर बनाया था, उसमें क्वेश्चनेयर में ये ज्यादातर सामाजिक सवाल थे। बाकायदा ये था कि आप, क्योंकि हमें आर्थिक स्थितियां लगभग मालूम थी कि जो एक इंसान अपने गांव को छोड़ के जाता है कि वो इसलिए जाता है कि उसके पास जमीन नहीं है या उसके पास किसी भी तरीके का रोजगार नहीं है, तो वो शहर आता है। मगर इसके अंदर मतलब क्या बीत रहा है, तो हम लोग ने हमने मैंने सौंपा था ये काम। हमारे सहयोगी हैं उसमें, लोकेश जैन है, सरिता साही है, तो उनसे कहा था कि आप ये जो क्वेश्चन, क्योंकि आप जाके क्वेश्चन है सीधा तो पूछ नहीं सकते हैं, तो उन्होंने एक रिश्ता बनाया और 1-2 साल में जाके ये जवाब मिले। तो ये था कि जो जवाब मिले और जब हम गए तो लोगों की स्थितियां बिल्कुल पूर्व निर्धारित नहीं थी। कभी हम जा रहे हैं तो कोई मतलब जेल में घुसा है, कभी पुलिस ने उठा लिया है, कभी वो उनको एक सड़क से जाके दूसरी जगह पे फेंक दिया है। तो कोई भी चीज पूर्व निर्धारित नहीं थी। तो हमें लगा कि जो एक हमारे यहाँ जो कि वेस्ट से आया हुआ एक स्ट्रक्चर है कि शुरुआत होती है, फिर बीच में होता है, फिर क्लाइमैक्स होता है और फिर अंत होता है, ये वाली स्थितियां है नहीं। हर पल में क्लाइमैक्स भी हो रहा है, हर पंथ में शुरुआत फिर से हो रही है। अगर आपके पूरा सामान उठा के उछाल गया है और दूसरे पेमेंट पे फेंक दिया गया है, उसी वक्त आपका क्लाइमैक्स भी हो गया, उसी वक्त आपकी शुरुआत भी हो गई। आपको किसी तरह से वही शुरुआत फिर से करनी पड़ेगी। तो ये ऐसी कोई अचंभित चीज है नहीं जितना उसको सब लोग बोल रहे हैं कि अचंभित है, एक्सपेरिमेंट है। ये एक्चुअली ये हो रहा है। सड़क जो है वो ऐसी ही है। सड़क में किसी भी चीज की पूर्व निर्धारितता नहीं होती है। तो उसी से, उनके इंटरव्यू, उनकी बातों से, और
मुझे कभी भी ये लिनियरिटी कभी भी पसंद नहीं थी ना, मैं नाटक में कर पाई हूँ। और यहाँ से इन लोगों से बात करके जो हमारे अलग अलग तरीके के लोग थे, तो और भी ये प्रूव हो गया कि अगर हमें करना है तो हमें निश्चितता ये चीज है ही नहीं। आपको अगले वक्त ये नहीं मालूम कि आपको नौकरी रहेगी, आपको ये नहीं मालूम कि आप उसी छोटे से सड़क के कोने पे रहेंगे, आपको ये नहीं मालूम कि आपको कब निकाला गया है। दूसरी बात ये है कि कोविड के टाइम में तो ये फिल्म और भी मुझे लगता है कि रेलेवेंट हो गई, जबकि सब कारोबार बंद हो गए, आपको एक दिन में बाकायदा निकाल के आप लोग गांव को जाना पड़ा। तो ये तो मुझे लगा कि ये और भी टॉपिकल फिल्म हो गई, मगर मैंने ऑलरेडी कोविड के पहले ही ये वो किया था। और स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटल लोग बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि सबको वही सधा हुआ स्ट्रक्चर चाहिए, मगर जैसी जिंदगी है उसी तरीके की स्ट्रक्चर बदलेगी, मेरा ये मानना। और जो चीज बहुत ही मार्क करने वाली बात है, जिस तरह की आपने बिंब यूज किए हैं, जिस तरह की इमेजरी यूज किए हैं, जैसे जब फिल्म के स्टार्टिंग में ही आप देखते हैं कि एक लाल झंडे लेके एक बैकग्राउंड में बहुत छोटा सा एक टुकड़ा इंटरनेशनल एंथेम का, उठ जाग रे भूखे बंदे का आता है, तो वो इमेजरी जो आती है और जो वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स है जो लगातार एक हाशिए पे जा रही है, उसके बारे में आप कुछ बताइए कि क्या सोच के वो वहां से स्टार्ट प्रस्थान बिंदु। तो इसमें ये था कि मैं किसी को जानती हूँ ऐसे जो एक वर्किंग क्लास लीडर है, और हमने उनसे भी मतलब एक बार मतलब बहुत बड़े स्तर पे वैसे लीडर नहीं, सिंपल जो वर्कर्स के साथ काम करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके का उनको, उनके दिमाग में इस तरीके के सपने आते थे कि बराबरी के लोगों को इक्वल पे मिलेगा, इक्वल वेजेस मिलेंगे। और दूसरी बात है, आपको शायद मालूम नहीं कि मैं मॉस्को में 6 साल पढ़ी हूँ। तो मैं मतलब 1982 टू 88 में पढ़ी थी। तो ये सब विचार तो आप समझ ही सकते हैं कि कम्युनिस्ट रेजीम था, और उस वक्त ये विचार, हालांकि 88 में ऑलरेडी सोवियत संघ टूट गया था, मगर ये बातें हमेशा होती थी इक्वालिटी की, कि हर इंसान। और मैंने देखा था कि जो मजदूरी करते हैं फैक्ट्री में, उनको 1 महीना बिल्कुल फ्री हॉलिडे मिलती थी। हाँ, वो हर मजदूर जो था वो किसी भी सांस्कृतिक केंद्र के साथ उसका हमेशा एक रिलेशनशिप थी, एक रिश्ता था। जैसे मान लीजिए बॉल्शॉय एक बैले कंपनी है, जो कि वैसे आप बहुत एलीट मांगेंगे, मगर वो लोकोमोटिव मोटर्स से जुड़ी हुई थी। तो वहां के जो भी तमाम मजदूर थे वो कभी भी आके बॉल्शॉय बैले देख सकते थे। उसका उनका मानना ही था कि जो आम संस्कृति है उसमें जो मजदूर वर्ग है उनको उपलब्ध होनी चाहिए, हमारे जैसे एक नहीं है कि जिसमें जो भी संस्कृति है वो एक पर्टिकुलर वर्ग का होता है। तो ये शायद विचार तो थे ही वहां, और उनको मैंने प्रैक्टिकली देखा। ये नहीं था कि ये सिर्फ एक यूटोपिया था कि अरे कोई सोच रहा है, मगर वाकई देखा कि जो आम इंसान है वो आराम से हर तरीके की कल्चरल प्रोग्राम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो बिल्कुल शामिल है, उस पर बाकायदा बातचीत हो रही है, विचार हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इसका असर भी पड़ा था मेरे ऊपर। तो मुझे हमेशा लगा कि ये जो वर्ग जो इतना काम करता है हमारे यहाँ, और जिसके मतलब आवर्स ऑफ वर्क भी 20 घंटे 18 घंटे, बहुत कम वेजेस, मिनिमम वेजेस भी हमारे यहाँ कुछ गारंटीड नहीं है। तो ये सब चीजें हम लोग ने बहुत पहले 95 में एक छोटा सा नाटक किया था, गांव से शहर तक। उसमें कुछ आर्थिक परिस्थितियों के ऊपर हम लोगों ने सर्वे किया था, तो उससे हमें ये चीजें पता लगी थी। तो वो भी दिमाग में पीछे था कि ये सब परिस्थितियां हैं जिसमें हमारा जो मजदूर वर्ग है वो उस तरीके से जी रहा है, और ये होना नहीं चाहिए। एक अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे। कभी कभी उस वक्त हम एक ऐसा एक्सरसाइज करते थे कि हमने एक फोटो ली और हमने कहा आप इसमें अपने को पहचान रहे हैं, तो कभी कभी वो अपने को ही उस फोटो में नहीं पहचान रहे थे। यानी कि आपकी खुद के अस्तित्व का कितना लो एस्टीम है, आप अपने को ही समझ ही नहीं रहे हैं कि आपकी क्या ताकत है, आपकी क्या डिग्निटी है। क्योंकि आपको कमर्शियल सिनेमा के लेंस से तो या तो फिर कोई मतलब ड्रग में, या फिर कोई डॉन है, या फिर कोई बेईमान है, या फिर कोई सेक्स में उलझा हुआ है, जबकि सही नहीं है। जिनसे भी मैं मिली हूँ, हो सकता मुझे कहते हैं अरे तुमको मालूम नहीं है, तुम आइडियलाइज करती हो। मैंने कहा आइडियलाइज होने दो ना।
जब हम इस चीज को वो करते हैं कि तुम वो डॉन है, बेईमानी है, तुम उसको आइडियलाइज करते हो, हम इसको आइडियलाइज करेंगे कि ये ईमानदार है, डिग्निटी है उनमें, और इतने संघर्ष के बावजूद ईमानदार रहे और पूरी तरह से सक्षम अपने काम में, और इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समाज में। तो ये एक बहुत मतलब मुझे हमेशा, मैं कैसे कहूँ, मतलब अंदर से हिला देता है कि किस हालात में लोग कह रहे हैं, उनको किस तरीके से बनाया जा रहा है या बताया जा रहा है। तो मुझे लगा कम से कम इस डिग्निटी को, इस आत्मसम्मान को हम लोग सेलिब्रेट करें। और ड्रीम्स का ये हुआ कि हमने जब सपने को रिकॉर्ड करना शुरू किया, हमने बातचीतों में, तो सपने ऐसे ही थे। कोई चीज देखिए हमने बैठे बैठे अपने घर में नहीं सोचा है, क्योंकि कोई, जैसे कोई कह रहे थे कि मैं बार बार, मुझे जो छदम्मी के मुंह में हैमर, एक्चुअली वो डॉक्यूमेंटेड डायलॉग है, उन्होंने कहा मैं घर का सोचता हूँ तो मुझे एकदम मृत शरीर दिखाई देते हैं, और मैं चौंक के उठता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे घर के लोग सब जिंदा हैं कि नहीं। बार बार ये नीचे खाई में गिरने के सपने हम लोगों को बताए गए बाकायदा, कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं खाई में गिर रहा हूँ, जो कि हमने लाल बिहारी के साथ यूज किया है, मगर वो डॉक्यूमेंटेड है। फिर उसमें ये था कि एक पिक पॉकेट थे जो करीब 25 साल के थे, तो उनको एक बार जब छोटे थे तो उनको पकड़ा गया था रेलवे स्टेशन पे, उन्होंने कहा मैं रिमांड होम में ले गए, मगर वहां के लोगों ने एक बड़ा सा मिकी माउस तैयार किया था, और वो मिकी माउस ने हम सबको टॉफियां बांटी थी। ये सपना कि वो टॉफी बांट रहा है, ये बार बार मुझे आता है, हालांकि अब मैं 25-26 का हूँ, ये बचकाना सपना है, मगर मुझे ये आता है। तो ऐसे तमाम, फिर सड़क पे एक महिला थी जो बैठी हुई थी, भीख मांगती थी, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सब चारों तरफ गंदगी है, गंगा सूख गई है, मैं उड़ रही हूँ, मैं आसमान की तरफ जा रही हूँ। तो हमने सोचा कि ये गंदगी है क्या। देखिए, आप मेरे लिए एक, अगर मैं गंदगी सोचूंगी तो मैं सोचूंगी अच्छा कोई गार्बेज की बात चल रही है, क्या गंदगी है ये। फिर बाद में काफी ढूंढते ढूंढते समझ में आया कि ये गंदगी शायद वो गंदगी है जो आसपास के जो लोग आते हैं, और प्रवासी आते हैं, कई सारे लोग फ्लाईओवर में नीचे वहीं जीते हैं, कई बार खत्म हो जाते हैं, कई बार चूहे काट जाते हैं, कई, तो उस तरीके से हमने उसको ढूंढा कि मतलब जो, क्योंकि सपनों तो हमें 4-4 लाइन में बताए गए थे, 3 लाइन में, 4 लाइन में, तो सपने ही कुछ इस तरीके से थे कि हमने कुछ इसमें वो नहीं किया, हमने बस ये सोचा कि इसको हम कैसे दर्शाएं। अब हमने ये इसलिए पेंटिंग का इस्तेमाल किया कि अब जैसे एक महिला थी, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे गैया दिखती है और बहुत सारे अच्छे अच्छे फल दिख रहे हैं, मगर क्या होता है कि रास्ते में सांप आ रहे हैं और सांप इन तमाम चीजों को खत्म कर रहे हैं और रास्ते बंद कर रहे हैं। हमने कहा अगर हम असली गैया दिखाएंगे और हम मतलब फल दिखाएंगे तो उसका क्या मतलब क्या है। तो हमने फिर इसमें, आपने देखा होगा कि मधुबनी पेंटिंग का यूज किया, क्योंकि मधुबनी भी फोक है। हाँ। मधुबनी में आम इंसान से, बिहार के जो आम इंसान है उससे जुड़ा हुआ है, तो हमने लगा ये फोक इमेजिनेशन है, ये कल्पना है हमारे लोगों की, तो हम क्यों ना इसमें मधुबनी को यूज करें। या कभी कभी अर्चना जी थी जो मुझे मदद करी थी, तो कभी पेंटेड लैंडस्केप हमने यूज किया, कभी प्योर सिनेमा यूज किया। जैसे वो कह रही हैं कि मैं ऊपर जा रही हूँ, तो हमने कहा ऊपर जाने, वो कितनी मुश्किल से अपनी यात्रा कर रही हूँ, पत्थरों पे ऐसे मुश्किल से उसमें जा रही हैं, किसी तरह से अपनी यात्रा को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। तो इस तरीके से हमने, क्योंकि सपने ही ऐसे थे, तो हम लोगों को भी सोचना पड़ा कि हम इसको नॉर्मली, बहुत रियलिस्टिकली, और हिंदुस्तान में यथार्थवाद और रियलिज्म जो है, ये ना, इसको फिर से सोचने की जरूरत है। ये बहुत ही, मतलब बहुत ही पुरानी तरीके की ये रियलिज्म जो कि ब्रिटिश के टाइम से हमने ली, अगर हम अपने फोक स्टोरीज को ले लीजिए, अब हमारी फोक पेंटिंग्स को ले लीजिए, लोक कलाकारों को ले लीजिए, लोक गीतों को लीजिए, तो उसमें उसमें तरीके की उपमाएं हैं, तरीके तरीके से लोग बोलते हैं, और वो हमेशा थोड़ा सा आड़ा तिरछा ऐसे ही होता है, वो सीधा ऐसा रियलिस्टिक नहीं होता है। तो इसीलिए अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल। मैम, जो सबसे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बात सब लोगों को लग रहा है, मैंने भी एक ऑब्जर्व किया कि जो पुरानी दिल्ली, शाहजहानाबाद का इस्तेमाल एज ए स्पेस, जैसे दिल्ली को जनरली एज ए कैपिटल के हिसाब से, पावर के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से बहुत एक एलीट पावरफुल सेंटर माना जाता है, लेकिन लगातार ये बात के डेटा के हिसाब से प्रूव्ड है कि दिल्ली किसी भी काल में, वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में, वर्ल्ड के किसी भी काल में सबसे बड़ा वर्किंग क्लास सिटी है। एनसीआर को अगर मिला दे तो यहाँ पे 2.5-3 करोड़ वर्कर रहते हैं, लेकिन हम दिल्ली को एज ए वर्किंग क्लास सिटी नहीं समझते हैं।
हमारे देहात हमेशा दिल्ली पावर का सेंटर है या पॉलिटिक्स का सेंटर है। उसमें दिल्ली 6 जहाँ पे लगातार उसकी एक रोमांटिसाइजेशन की अलग पॉलिटिक्स है, उसकी फूड वॉक की, हिस्टोरिकल वॉक की, और एक एक अलग तरह की नफीसी की। उसमें पुरानी दिल्ली के लैंडस्केप में मजदूरों की कहानी कहना, ये इसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप कुछ बता पाए। दो तरीके से है। एक तो जैसे मान लीजिए कि मेरा जो परिवार था, मान लीजिए वो एक मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय, देखिए कि उसका एक अलग ताल्लुकात था, क्योंकि बहुत सारे लोग आके वहीं बस गए थे, तो उनकी अलग बातें होती थी, जैसे कह रहे कि वो कबाब और फलां और ठिकाना और उसकी बहुत नफासत उसके कल्चर की। मगर आप दूसरी स्तर से देखें, आप गुजरते हैं, क्योंकि हमने वहाँ कई तरीके से काम किया, थिएटर भी वहाँ किया है, और क्या नाम है, एक्यूप्रेशर के सेंटर्स भी में भी बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। तो हमेशा जब आप जाते हैं तो आप सदर में जाइए, न्यू मार्केट में जाइए, तो आपको एक बिल्कुल अलग नजारा है कि एक तरफ से आपको पूरा, आपने देखा था खाड़ी बावली, मुगल आर्किटेक्चर, कमाल, ब्रिटिश हिस्ट्री, प्राचीन काल, जैन सिख मंदिर, वो सब दुनिया की हिस्ट्री है, और इतनी छोटी सी जगह पे है, मगर उसके अंदर अंदर लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग पिस भी रहे हैं, लोग किस तरीके से इतने भारी भारी ऐसे बोझे उठा रहे हैं, ऐसे लोग जिनको आदत नहीं है। हम तो ये सोचते हैं अरे हाँ गरीब है, उसको आदत हो जाएगी, चलो भैया ऐसा लोड उठा के वो जा रहा है, आदत आप उठाइए ना। आप 3 किलो का लोड अपने बस इस पे देखिए, आप अपने कंधे पे देखिए, तो आपके मसल्स को, मांसपेशियों को, आपकी पूरी साइकोलॉजी को क्या होता है, आपके पास लास्ट में विचार होते भी हैं कि नहीं, जब आप आते हैं रात को खाना खाने, तो आपके शरीर के ऊपर क्या बीत रहा होता है, वो मैं भी चाह रही थी कि उसकी मतलब वो जो मसल्स का जो बोझा है वो कैसे, इसलिए हमने वो एक पूरा मसल्स का सीन था कि अलग अलग उठाने पे, लोडिंग पे आपको होता क्या है, आपके किस मसल पे उस पर भार पड़ता है, वजन पड़ता है, उसका क्या असर होता है, किस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। और आर्थराइटिस बहुत कॉमन है उस पर्टिकुलर एरिया में, हम ले ला नहीं पाए क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म हो जाती, मगर टीबी, आर्थराइटिस, ये तमाम जो हैं बीमारियां हैं उधर। तो ये भी हमारी एक इंक्वायरी थी कि ठीक है, हिस्टोरिसिटी भी है, उसकी अपनी जगह है, मगर उस हिस्टोरिसिटी के अंदर, उस उन कल्चरल ट्रेडिशंस के अंदर आज की एक बहुत मॉडर्न वाइब्रेंट लेबर हिस्ट्री है, तो वो साथ में चल ही रही है। तब आप उसको एस्केप नहीं कर सकते। आप पुरानी, अगर आप बिल्कुल इनसेंसिटिव हैं तो, मगर आप अगर पुरानी दिल्ली में जा रहे हैं तो आप कैसे मिस करेंगे कि वो रिक्शा पुलर को या वो लोडर को या वो इवन जो, हालांकि वो मजदूरों से बिल्कुल अलग तबका है, मगर इवन जैसे पिक पॉकेट्स है जो कि मजदूरी नहीं कर रहे हैं, वो एक तरीके से लाचारी है, क्योंकि वो आप वही ढाबे में भी काम कर रहे हैं, जैसे फिल्म में दिखाया जाता है, आप तमाम काम करते हैं जिसमें आप किसी तरह से गुजारा कर लें, अपने परिवार को पाल लें। तो ये इसीलिए ये सब चीजें साथ में चलती हैं पुरानी दिल्ली में, और इसीलिए शायद मुझे एक मतलब आकर्षण भी हुआ कि इन, आई मीन अलग अलग तरह की जो परत हैं, अलग अलग तरह की लेयर्स हैं, इन अलग अलग परतों को भी हम कोशिश करें, कोशिश सिर्फ कि ये हम दिखाएं कि कैसे कैसे साथ में तो उसी में बाग दीवार का वहां आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदर आर्च है, उसी के पीछे कोई प्लास्टिक बकेट बकेट में लेके नहा भी रहा है, उसी में से एक सिंटेक्स टैंक का पाइप भी निकल रहा है। तो ये रियलिटी है, और ये तमाम तरीकों की रियलिटी है वहां के शहर। फिल्म में भी देखते हैं कि जो पात्र है वो बहुत सारे प्रिकेरियस तरह का काम करता है, ढाबों पे काम करता है, बैंड भी बजाता है, कभी पिक पॉकेटिंग भी करने लगता है। जो एक लड़का है उसने भी वो एक जो डायलॉग है उसका कि नमाजी निकल रहे हैं, मैं उनकी जेब काट रहा हूँ, इतने में बारिश आ गई, मैंने जेब काटना बंद करके भीख मांगना शुरू कर दिया। तो ये जो ट्रांजिशन है, और भीख मांगने से लेके पॉकेट मारने तक में, और ये जो सो कॉल्ड लीगल इलीगल वर्क है, ये ऐसा फोर्स कर दिया जाता है इस तरह के कंडीशंस में, तो जहाँ पे आपकी जो लीगल वे ऑफ अर्निंग को से फोर्स करके आपको किसी ऐसे प्रिकेरियस कंडीशन में डाल जाता है, तो उसके बारे में आपका क्या इमेजिनेशन रहा होगा। ये बहुत ही अट्रैक्ट किया मुझे ये पॉइंट कि कैसे हम लीगल इलीगल के बीच में हार्ड दीवार खड़ी कर देते हैं, जबकि बहुत फ्लूइड और फोर्सफुल डिवीजन हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हमने कोशिश किया कि पत्रू और उनके साथ जो पत्रू जो जेब कत रहे थे, उसके जरिए हमने बिल्कुल जो आपने सही मतलब उसको ग्रेस्प किया कि भाई लीगली तो वो म्यूजिक करना चाहता है,
उसका जो अरमान है, वो चाहता है कि मैं सिर्फ बैंड नहीं, इसलिए तो उसका एक सपना आपको याद है, वो ऑर्केस्ट्रा बजा रहा है और ये है वो है, करता वो बैंड में काम है, मगर वो बैंड का काम भी आपने देखा आधे वक्त उसको कहते हैं कि भाई तू नहीं बजा, तू उठा इसको, है ना, वो ये लाइट, गैस लाइट को उठा, लेकिन उससे भी उसका नहीं होता है, तो फिर वो जाके फोर्सफुली फिर उसको जेब कतरा का काम करना पड़ता है। तो ये तो तमाम इंटरव्यूज में जब बात हुई लड़कों के साथ, हमने कई सारे 5-6 पिक पॉकेट्स के साथ, लोकेश जी थे हमारे साथ, उन्होंने बात करी, तो ये बात सब में एक गिल्ट था कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम इस तरीके का काम कर रहे हैं, मगर फोर्सफुली जब इकोनॉमिकली हमें एक काम से नहीं मिल रहा है, तो हमें फिर इस तरीके के सो कॉल्ड जो समाज इलीगल बोलता है काम है, ये एक इलीगल आप कह लीजिए, मगर ये हम अपनी पूरी मेहनत से भी ये भी कर रहे हैं, तो ये एक सवाल हमने उठाया है इस फिल्म में कि ये लीगल है इलीगल है आप तय करिए। उसके वो पूछता भी है उसको, एक्चुअली वो उसका बाप नहीं है, वो ऐसे ही आदमी जिसको ये सपोर्ट, क्योंकि ये मेहनत के का है कि नहीं, क्योंकि ये नहीं है कि आम आदमी चाहता है वो, बल्कि मैं कहती हूँ कि वो कभी भी नहीं चाहता है कि वो किसी चीज की बेईमानी करे, नहीं चाहता है वो, उनके अंदर एक ईमान, एक एक लाइन खिंची हुई है कि भाई ये गलत है ये सही है, और इसीलिए आपने देखा लगभग वो उस कैरेक्टर के जरिए ये चीज हम बहुत लेके आए हैं, और उसमें आप देखेंगे कि असली पिक पॉकेट्स के डायलॉग्स हैं, इसमें हमने नहीं लिखे, हमारी टीम ने नहीं लिखे, वो डायलॉग एक्चुअली जो जो एक्चुअल पिक पॉकेट्स थे वो उनके डायलॉग थे। जब उसको कहते हैं कि तुमको कोई पैसा मिले तो क्या करोगे, कहता है मैं क्या करूं, मैं तो फैला दूंगा, ये एक्चुअली पिक पॉकेट का डायलॉग है, इसमें इमेजिनरी डायलॉग नहीं है हमारा, कुछ फिक्शनल नहीं है, ये सचमुच का है। और फिर वो बैठता कहता है कि दो रास्ते हैं, एक जो ईमान की तरफ ले जाएगा, एक जो मौत की तरफ ले जाएगा, तो वो यही सोच रहा है। फिर लास्ट में पुलिस पकड़ता है तो कहता है अरे यार गांजा वांजा पी, तुझे पुलिस की मार भी हो जाएगी, है ना, तो ये एक उसी तबके में से वो कह रहा है कि छोड़, मुझे स्ट्रगल नहीं करना है, मुझे वो लड़ना नहीं है, मगर और ये जो लड़ रहा है, जूझ रहा है, पूछ रहा है, सवाल कर रहा है हमेशा, तो ये उस उन तमाम सवाल से जूझ रहा है, और जो कि लोग जूझ रहे हैं बहुत सारे कामों में जो उनको मतलब मजबूरन करना पड़ रहा है, इसलिए नहीं कि वो चाहते हैं करना। अंतिम सवाल ये है, जैसे जिस बात पे हम अभी यहाँ तक पहुंचे भी हैं, कि अंत में उसके इतनी खराब हालत के बावजूद जब से पूछा जाता है कि तुम्हारे पैसे मिलेगा तो क्या करोगे, तो बोलता है कि मैं क्या करूँगा, सब पे लोगों में बांट दूंगा। तो ये जो इमेजिनेशन है, ये जो करेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है, जो पैसा होल्ड करने का, ज्यादा कमाने के, उसका एक काउंटर नैरेटिव है उस, और एक जो जो ज्यादा इगलिटेरियन सोसाइटी है, ज्यादा साम्यवादी सोसाइटी है, जहाँ पे ज्यादा न्यायपूर्ण सोसाइटी है, उसकी तरफ इशारा करता है। आज जब सारे आइडियल्स एक के बाद एक ढह रहे हैं, बहुत क्राइसिस में समाज है, मूल्यों के लेवल पे, संस्कृति के लेवल पे, क्या हम अभी भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे कोई इमेजिनेशन के लिए अभी भी रास्ते खुले हैं? देखिए ये जो आप जो दिखाया है, मैं फिर अर्ज कर रही हूँ कि ये असली इंसान, रियल लोगों का डायलॉग है, हमने नहीं डाला है ये। हमने एक जो थे, जो फ्रूट सेलर थे, जैसे सूखा मेवा नहीं बेचते हैं, तो पुरानी दिल्ली में वो सूखा मेवा बेचते थे, उनका लिया, इसलिए हमने आपको एक रेडी में, वो एक बुजुर्गवार है, तो उसको पूछते हैं कि यार कि बाबा तुम क्या करोगे, तो कहता है अरे पैसे से तो लड़ाई होती। देखिए हमने 60 इंटरव्यूज में से 30-40 लोगों ने इस तरीके का मतलब एटीट्यूड दिखाया कि यार, एक तो खैर उनके लिए 1 करोड़ तो एक अनइमेजिनेबल है ना, कि अब 1 करोड़ यार कहाँ से आएगा, छोड़ो ना इसकी बात, ये तो एक ये भी चीज थी। मगर बहुत लोगों ने इसके बजाय कि कहें कि मुझे रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बहुत लोगों ने बड़ा आइडियलिस्टिक सा जवाब दिया कि हम फैलाएंगे, हम पढ़ाएंगे, हम बांटेंगे। तो ये भी एक हमारे जो मध्यम वर्गीय की धारणा है ना, कि सिर्फ हम दाता है, हम सबको चैरिटी करते हैं और हम सबको दान करते हैं। भाई तुम ही नहीं हो जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी, बल्कि वो उसको भी मन होता है कि वो कुछ करे समाज का। ऐसा नहीं है कि उसको बस हमेशा आपकी चैरिटी को पाने का, आपके ये सब इस तरीके की खैरात वो पाने का उनका मन नहीं है, उनका भी मन है कि वो कुछ करें समाज के लिए, वो बदलें। हाँ हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मैम, बहुत बहुत बधाई आपको इस तरह की फिल्म बनाने के लिए। बस ये जाते जाते ये पूछना है कि अगली क्या परियोजना है,
मैं आपका पहले बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग आम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और आप इस फिल्म की अहमियत समझे, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है क्या है, मगर ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट आप कह दीजिए, मगर ये एक्चुअली असली अनुभव से है। और मुझे बहुत ताकत मिल रही है कि आप मुझे इस तरह से कह रहे हैं कि ये बात, ये महत्वपूर्ण फिल्म है, और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी पूरी टीम की। और मैं फिल्म बनाती नहीं हूँ, मुझे इस फिल्म बनाने में भी अभी तक मैं कर्ज में हूँ, और मुझे ये सब अदा करना है, तो मुझे मालूम नहीं कि मैं और फिल्म बना पाऊंगी या नहीं, मगर मैं थिएटर में लगातार मजमून को उठाती रहती हूँ, और अभी भी औरतों के ऊपर करने वाली हूँ कुछ महीनों के बाद। तो फिल्म बनाना मेरे लिए, क्योंकि मैं फिल्म मेकर हूं नहीं, मेरे पास ये भी इधर उधर से करके, पता नहीं कैसे करके, क्योंकि हमारे पास ना डिस्ट्रीब्यूटर तो अभी आए हैं, नहीं तो प्रोड्यूसर भी नहीं थे, फाइनेंसर भी नहीं थे, तो बिल्कुल अपने मतलब लोगों से इकट्ठा कर करके लोन्स ले लेके ये फिल्म बनी है। देखिए कभी मौका मिलता है तो बनाएंगे, वरना तो नाटक तो हम करते ही रहेंगे, और जो भी सामाजिक मजमून है उसके ऊपर करते रहेंगे। और मैं वाकई बहुत आपके शुक्रगुजार हूँ, आप सबके, कि आपने मुझे ये मौका दिया, और आपको ये फिल्म महत्वपूर्ण लग रही है, ये मेरे लिए बहुत ताकत की बात है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया बहुत।